जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। अब की बार 90 पार इस मिशन में आज हम पढ़ने जा रहे हैं गोंड जनजाति। यानी आज हम गोंड जनजाति का रिवीजन करेंगे, उसका घोटा लगाएंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे भी गोंड जनजाति में हमें कितनी बातें हैं वो एनी टाइम अच्छे से याद रहनी चाहिए। तो शुरू करते हैं आज की अपनी रिवीजन क्लास, घोटा क्लास गोंड जनजाति। और उम्मीद करता हूं इससे पहले एस्किमो, बुशमैन और जो भील जनजाति की जो रिवीजन क्लास, घोटा क्लास हो चुकी है वो आपने अच्छे से घोटा मार लिया होगा, अच्छे से घोट ली होगी आपने। तो चलिए शुरू करते हैं गोंड जनजाति। गोंड जनजाति में सबसे पहले हम ये बात करते हैं, जो शब्द हम बोल रहे हैं गोंड, इस गोंड शब्द की उत्पत्ति है वो किस शब्द से हुई और उसका अर्थ क्या है। तो गोंड की उत्पत्ति हुई खोंडा शब्द से। तो गोंड की उत्पत्ति खोंडा शब्द से हुई जिसका अर्थ होता है पहाड़ी। तो इसका मतलब पहाड़ियों पर रहते हैं ये लोग। गोंड जनजाति का जो शब्द है गोंड, इसकी उत्पत्ति खोंडा शब्द से हुई जिसका अर्थ है पहाड़ी। और गोंड के अन्य नाम भी है, वो भी आपको ध्यान रखने हैं। दो नाम हैं, ये कोयटूर के नाम से भी जाने जाते हैं और कोल के नाम से भी। तो गोंड के अन्य नाम है कोयटूर और कोल। कल को आपसे कोई ये पूछ ले कोयटूर किस जनजाति का अन्य नाम है, तो गोंड जनजाति का। कोयटूर और कोल गोंड जनजाति के अन्य नाम हैं। अब बात करें 18वीं सदी की, अगर हम बात करें भी गोंड जनजाति का पहले राज्य रहा था भारत के अंदर, वो उनके राज्य वाले जो 4 जगह है वो कौन सी है उसकी बात करें तो वो है मांडला, देवगढ़, चांदा और खेड़ला। ध्यान दीजिए, मांडला, देवगढ़, चांदा और खेड़ला है वो गोंड जनजाति के 4 राज्य रहे हैं, उनकी बात है। वो भी आपको छोटे प्रश्न के रूप में याद रखनी है। मांडला, देवगढ़, चांदा, खेड़ला गोंड जनजाति के प्राचीन राज्य है। निवास क्षेत्र की बात करें भी गोंड जनजाति के लोग भारत में कहां रहते हैं, क्योंकि भील जनजाति और गोंड जनजाति है वो भारत में निवास करती है। तो निवास क्षेत्र की बात करें तो मुख्य 4 स्टेट है, 4 राज्य है जहां पर ये जनजाति मिलती है। वो है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, तेलंगाना और आसाम। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, तेलंगाना और आसाम में गोंड जनजाति है वो निवास करती है। इसके साथ ही एक बहुत प्यारा प्रश्न बनता है कि विश्व का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है। अगर आपसे पूछ ले, ये बहुत प्यारा प्रश्न है कि विश्व के अंदर सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है, तो उसका उत्तर होगा वो गोंड जनजाति है। गोंड जनजाति है। और गोंड जनजाति के मुख्य व्यवसायों की बात करें तो ये झूमिंग कृषि करते हैं। हमने भील में भी पढ़ा था झूमिंग कृषि, याद कीजिए, चिमाता और दजिया के बारे में पढ़ा था। तो गोंड में भी ध्यान रखिए, ये झूमिंग कृषि करते हैं और आखेट करते हैं, शिकार करते हैं, ये उनका मुख्य व्यवसाय है। और झूमिंग कृषि की बात करें तो 2 नाम आते हैं इनकी झूमिंग कृषि के। एक का नाम है दीपा और दूसरी का नाम है पेंडा। दीपा और पेंडा जो झूमिंग कृषि है, आदिम कृषि है, वो गोंड जनजाति द्वारा की जाती है, जबकि चिमाता और दजिया जो झूमिंग कृषि है वो भील जनजाति द्वारा की जाती है। तो ध्यान रखना है आपको भी कौन सी भीलों से संबंधित झूमिंग कृषि है और कौन सी गोंड जनजाति से संबंधित है। अब हम ये बात कर लेते हैं भी दीपा में क्या होता है और पेंडा कृषि है उसमें क्या होता है। दीपा जो झूमिंग कृषि है इसमें गोंड लोग क्या करते हैं, ये झाड़ियों को जलाकर भूमि को साफ करके 2-3 वर्ष खेती करके भूमि को खाली छोड़ते हैं। वहां पर जैसे जहां भी जाएंगे वहां पर उसको अच्छे से साफ कर लेंगे, झाड़ियों को जला देंगे और भूमि को साफ करके खेती करेंगे 2-3 साल। जैसे ही उपजाऊपन उसका कम होता जाता है वो उसको पड़त भूमि के रूप में छोड़ देते हैं, खाली छोड़ देते हैं और नई जगह पर खेती करना स्टार्ट कर देते हैं। ये दीपा कृषि में होता है।
पेंडा कृषि है जो मुख्यतः मध्य प्रदेश के बस्तर क्षेत्र में की जाती है। मध्य प्रदेश के बस्तर में पहाड़ी ढालों पर जो सीढ़ीदार खेती की जाती है, सीढ़ी नुमा खेती की जाती है, वो पेंडा कृषि कहलाती है। तो ध्यान दीजिए, मुख्यतः कहां होती है? मध्य प्रदेश के बस्तर क्षेत्र में पहाड़ी जो ढलान होती है वहां पर सीढ़ीदार जो खेती करते हैं वो पेंडा कृषि होती है। तो जो गोंड है वो दो प्रकार की कृषि करते हैं झूमिंग में, एक दीपा और पेंडा। दीपा और पेंडा जो झूमिंग कृषि है उसका संबंध किस जनजाति से है? उसका संबंध गोंड जनजाति से है। तो ये इसकी कुछ मुख्य मुख्य बातें थी जिन पर हमने बात की। अब हम इनकी अर्थव्यवस्था, इनके समाज और संस्कृति से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातों को देख लेते हैं। जिस प्रकार हमने भील को तैयार किया उसी प्रकार आज हम गोंड को कंप्लीट करेंगे। इसमें आपको पहला तो ये पूछ सकते हैं भी ये इनका गांव, देखिए इनका कोई गांव का विशेष नाम नहीं है, ये छोटे जगह पे रहते हैं, जैसे ढाणी आप कह लीजिए, ढाणी नुमा इनके मकान होते हैं जिन्हें नगला या पल्ली कहते हैं। इनके गांव का जो मुखिया होता है वो पटेल या मुखादम कहलाता है। पटेल या मुखादम दो शब्द हैं, ध्यान रखिएगा, पटेल या मुखादम। कौन होता है? गोंड के जो गांव होते हैं उस गांव का मुखिया, गोंड के गांव का मुखिया पटेल या मुखादम कहलाता है। और गांव का जो चौकीदार है वो कोतवार कहलाता है, चौकीदार कोतवार कहलाता है। गांव का जो पुजारी या पुरोहित होता है वो देबारी कहलाता है। गोंड के जो गांव हैं वहां का जो पुजारी या पुरोहित होता है उसे देबारी कहा जाता है। गांव का मुखिया पटेल या मुखादम, चौकीदार है वो कोतवार है, पुजारी है वो देबारी कहलाता है। और इसके अंदर जो गाना बजाने का काम करने वाली जो गायक जाति है गोंड की, उसका नाम धुलिया है, ये भी ध्यान रखिएगा। गोंड की कौन सी जाति है वो गायन का काम करती है? तो धुलिया है वो गायक जाति है इनकी। इनकी प्रमुख देवता की बात करें तो बड़ा देव, शंभु महादेव और परशापेन, बड़ा देव, महादेव और परशापेन है वो गोंडों के प्रमुख देवता है। और ये अपने देवी और देवताओं को खुश करने के लिए भेड़ और बकरी की बलि देते हैं। तो देवताओं को राजी करने के लिए भेड़ बकरी की बलि देते हैं। तो कौन सी जनजाति है वो अपने देवी देवताओं को खुश करने के लिए भेड़ बकरी की बलि देते हैं? तो उत्तर अपने आप क्या हो जाएगा? गोंड जनजाति हो जाएगा। गायक जाति धुलिया, धुलिया क्या है? गोंडों की गायन वाली जो जाति है वो धुलिया है। इनके पुजारी हैं वो देबारी कहलाते हैं, चौकीदार है वो कोतवार कहलाते हैं, मुखिया है वो पटेल या मुखादम कहलाता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं गोंड जनजाति को लेकर। इनके खाद्यान्न की, इनके भोजन की बात करें तो इनका मुख्य भोजन कोदू या कुटकी होता है। तो कोदू या कुटकी क्या है? कोदू या कुटकी गोंड जनजाति का मुख्य खाद्यान्न है, मुख्य भोज्य पदार्थ है। तो मुख्य भोजन इनका कोदू और कुटकी होता है। और एक बहुत बुरी रिवाज इनके चलती थी जो अब सरकार ने बंद कर दी है। ये किसी से जब कर्जा लेते हैं तो कर्जा जब चुकता नहीं है तो गुलामों की तरह उस ने जिसने इनको ऋण दिया है, जो कर्जा दिया है, उसके यहाँ ये काम करते हैं। और उस प्रथा का नाम है कबाड़ी प्रथा, जो अब सरकार ने बंद कर दी है। तो ध्यान दीजिए, कबाड़ी प्रथा का संबंध किस जनजाति से है? गोंड जनजाति से है। क्या ये कर्जा चुकाने की प्रथा है? तो गोंड जनजाति में कर्जा चुकाने की प्रथा का क्या नाम था? कबाड़ी प्रथा था, कबाड़ी प्रथा। एक हमने याद कीजिए भीलों के अंदर एक प्रथा पड़ी थी, गोल गधेड़ो प्रथा। तो ध्यान दीजिए वो भीलों से संबंधित है, जबकि कबाड़ी प्रथा का संबंध है वो गोंड जनजाति से है। और एक बड़ी खास बात है लड़कियों को लेकर है कि लड़कियां जब अपने बालों का जूड़ा बनाती है तो उसके अंदर सफेद बांस से बने हुए आधे दर्जन यानी लगभग 6-7 कंगे हैं वो अपने जूड़े के अंदर लगाती है। जैसे कई बच्चियां प्लास्टिक वाले लगाती हैं आजकल अपने समाज में भी, तो लड़कियां अपने बालों के जूड़े में सफेद बांस से बने आधे दर्जन कंगे हैं वो रखती है।
किस जनजाति से संबंधित है? ये काम गोंड जनजाति की लड़कियां करती है। सफेद बांस के बने हुए 6-7 या यूं कहें आधा दर्जन कंगे हैं, वो अपने बालों में जूड़े के अंदर लगाती है। और ये महुआ से बनी शराब है, वो पीते हैं। भीलों में भी हमने यही बात की, महुओं से बनी है वो शराब का सेवन है, वो भील जनजाति के लोग भी करते हैं और गोंड जनजाति के लोग भी करते हैं। और सभी जनजातियों के लिए मैंने कहा था ये पितृ सत्तात्मक समाज है, वो है इनके अंदर, तो सभी में एक लाइन तो वो आई जाएगी भी, मुखिया है वो पिता होता है। इसके साथ साथ आप देखिए, जब ये शादी करते हैं अपने बच्चों की, तो विवाह जो किया जाता है वो प्राकृतिक स्थल पर किया जाता है। जैसे पानी के निकट कर दिया, किसी वृक्ष के जो नीचे कर दिया, आम के पेड़ के नीचे कर दिया, तो विवाह है वो प्राकृतिक स्थल पर ही किया जाता है। तो इस प्रकार से प्रश्न बन सकता है भी किस जनजाति में विवाह केवल प्राकृतिक स्थल पर ही किया जाता है? तो वो गोंड जनजाति है। और जब ये प्राकृतिक स्थल पर कोई कार्यक्रम उत्सव का जो आयोजन करते हैं, तो वहां कोई अनिष्ट नहीं हो जाए, कोई बुरी घटना घटित नहीं हो जाए, इसके लिए वो राम धुनी का आयोजन भी करते हैं। तो ये भी अच्छी लाइन है कि बुरी घटना से बचने के लिए ये राम धुनी का आयोजन करते हैं। तो विवाह है वो प्राकृतिक स्थल पर होता है, बुरी घटना से बचने के लिए ये राम धुनी, राम की धुन बजाते हैं। तो वो कार्य किस जनजाति से संबंधित है? गोंड जनजाति से संबंधित है। गोंड है वो 4 मुख्य वर्गों में बंटे हुए, ध्यान दीजिए, गोंड जनजाति है वो 4 मुख्य वर्गों में बंटी हुई है। और इनकी जो कहते हैं ना गोंडी जो भाषा है, इनकी गोंडी भाषा में इन्हें सग्गा कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, सग्गा। तो सग्गा शब्द का संबंध किस जनजाति से है? गोंड जनजाति से। क्या है सग्गा? गोंड 4 मुख्य वर्गों में बंटे हुए हैं, जिन्हें गोंडी भाषा में सग्गा कहा जाता है। और मरने के उपरांत मृत शरीर को या तो ये जलाते हैं या फिर दफनाते हैं। तो जलाने और दफनाने का दोनों कार्य है वो गोंड द्वारा किया जाता है। ये जला भी सकते हैं और दफना भी सकते हैं। तो ये आज की अपनी गोंड जनजाति की कुछ मुख्य बातें हैं जिन पर हमने अब चर्चा की है। और एक चीज, महिला और पुरुष है वो इनके अंदर साथ साथ डांस करते हैं, साथ में ही ये नाचते हैं। और घर बनाने वाली जगह जो होती है, जहां पर गोंड जनजाति के लोग घर बनाते हैं, तो उस जगह पर पहले ये बतख या मुर्गे की बलि देते हैं। ध्यान दीजिएगा, कहां पर ये बतख या मुर्गे की बलि देते हैं? जहां पर ये मकान बनाते हैं अपना, जहां पर गोंड जनजाति के लोग अपना घर बनाते हैं, वहां पर बतख या मुर्गे की बलि देते हैं। और देवताओं को खुश करने के लिए भेड़ और बकरी की बलि देते हैं। और मकान बनाने वाली जगह पर ये बतख और मुर्गे का जो बलि है वो देते हैं, ताकि कोई अनिष्ट नहीं हो, भी उनका मकान बढ़िया हो, राजी खुशी वहां पर रह सके। तो बतख और मुर्गे की बलि वाली बात भी गोंड जनजाति से संबंधित है। भेड़ बकरी की बलि की बात भी गोंड जनजाति से संबंधित है। कहां निवास करती है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, उड़ीसा और आसाम में ये निवास करते हैं। मांडला है, देवगढ़ है, चांदा है, खेड़ला है, इनके प्राचीन क्षेत्र है जहां पर इनका राज्य हुआ करता था कभी, और अब ये सिर्फ जनजाति है। इसके अन्य नाम है वो कोयटूर और कोल है। इस शब्द की उत्पत्ति खोंडा से हुई है, जिसका अर्थ पहाड़ी है। और विश्व का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है ये, विश्व का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है ये। मुख्य व्यवसाय झूमिंग कृषि और आखेट है। झूमिंग कृषि 2 प्रकार की है, दीपा और पेंडा। दीपा और पेंडा जो झूमिंग कृषि है उसका संबंध है वो गोंड जनजाति से है। इनके गांव का मुखिया पटेल या मुखादम कहलाता है, चौकीदार कोतवार कहलाता है, पुजारी देबारी कहलाता है, गायक जाति इनकी धूलिया है। और मुख्य भोजन है वो कोदू और कुटकी है। कर्जा चुकाने की जो कबाड़ी प्रथा है वो इनमें प्रचलित होती थी, अब सरकार ने बंद कर दी है। लड़कियां अपने बालों के जूड़े में सफेद बांस के बने हुए कंगे लगा के रखती है। महुआ से बनी शराब का सेवन करते हैं। विवाह हमेशा ही प्राकृतिक स्थल पर करते हैं, वहां कोई अनिष्ट नहीं हो, कोई बुरी घटना नहीं हो, इसलिए रामधुनी का आयोजन करते हैं। इनके 4 मुख्य वर्ग हैं जिन्हें गोंडी भाषा में सगा कहा जाता है। और मरने के उपरांत ये शरीर को जलाते या दफनाते हैं, दोनों ही तरह के काम कर सकते हैं ये। और उसके साथ
इनमें पुरुष और महिलाएं हैं वो साथ में मिलकर डांस करते हैं। और मैंने कहा जहां पर ये घर बनाते हैं उस जगह पर घर बनाने से पहले ये बतख या मुर्गे की बलि है वो देते हैं। और अपने जो इनका घर होता है, जो जहां पर ये रहते हैं, वहां पर रहने का कमरा, रसोई, बरामदा और पूजा घर जरूर होता है। ये भी खासियत है, जहां पर ये रहेंगे रहने का कमरा तो होगा ही, रसोई भी जरूर होगी, बरामदा भी होगा उसके आगे और पूजा घर भी होगा। ये खासियत भी किस जनजाति की है? गोंड जनजाति की है। उम्मीद करता हूं आप सब बच्चों को आज की क्लास भी अच्छी लगी होगी, क्योंकि अब गोंड इतनी बात अगर आप तैयार कर लोगे, आधा पेज भी नहीं है मुश्किल से। तो देखिएगा अब 4 जनजाति अब हम रिवाइज कर चुके हैं और लगभग 2-1 पेज का मैटर है वो हुआ है। अगर आप बार बार इनको पढ़ेंगे, बार बार वीडियो को थोड़ा देख लेंगे, तो मुझे नहीं लगता भी आपको कोई समस्या आएगी, क्योंकि इन्हीं में से 1 नंबर के प्रश्न आ जाने हैं। इन्हीं में से अगर 2 नंबर के प्रश्न आएंगे तो कुछ बातों को मिलाकर लिख देंगे तो वो 2 नंबर वाले प्रश्न का आंसर है वो हो जाएगा। तो अन्य जनजातियों की तरह गोंड में भी आर्थिक क्रियाकलाप आपसे पूछे जा सकते हैं 2 नंबर के प्रश्न में। इनकी समाज और संस्कृति पर जो 2 नंबर का प्रश्न है वो आपसे पूछा जा सकता है। उम्मीद करता हूं आज भी आप लाभान्वित हुए होंगे। तो कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट का इंतजार रहेगा, कमेंट जरूर कीजिएगा और फिर नई क्लास लेकर आपसे फिर रूबरू होऊंगा। तब तक आप इस पहले और दूसरे चैप्टर यानी एक यूनिट अपनी पूरी हो चुकी है, उसको आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। फिर आगे हम तीसरे और चौथे चैप्टर को लेकर रिवीजन क्लास है वो शुरू करेंगे। और उससे पहले मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, विश्व मानचित्र के जो वीडियो लगे हुए हैं आप प्ले लिस्ट में जाकर भी देख सकते हो। तो उसमें मैंने जो जनसंख्या वितरण, विश्व जनसंख्या वितरण का एक वीडियो बनाया है, आप उसको अगली क्लास हम शुरू करें उससे पहले उसको जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वो आपके लिए वीडियो भी रिवीजन क्लास, घोटा क्लास के रूप में बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद, जय भारत।